कुछ लोग इतिहास में इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा किया होता है, और कुछ लोग इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे सवाल पूछने की हिम्मत की होती है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो ब्रिटिश हुकूमत से ज़्यादा आज के हम भारतीयों से पूछता है, क्या हम वैसे ही आज़ाद हैं जैसे आज़ादी के सपने देखे गए थे। आज शहीदनामा में हम भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद के रूप में नहीं देखेंगे, हम उन्हें समझेंगे एक सोच के रूप में, एक विचार के रूप में, और एक ऐसे नौजवान के रूप में जिसकी उम्र छोटी थी लेकिन जिसका दिमाग पूरे ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा बड़ा था। ये कहानी तेज नहीं चलेगी, ये कहानी रुक रुक कर चलेगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बांगा गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है भगत सिंह। पर यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये एक ऐसे घर में हुआ जन्म था जहां आज़ादी एक ख्वाब नहीं, रोज की बात थी। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा रहे थे। इस घर में दरवाजे बंद हो सकते थे लेकिन सोच बंद नहीं होती थी। यहाँ बातचीत होती थी जुल्म पर, न्याय पर, और उस दिन पर जब भारत अपनी तकदीर खुद लिखेगा। भगत बचपन से ही बहुत कम बोलते थे, पर उनकी खामोशी खाली नहीं थी। वो देखते थे, वो सुनते थे, और वो हर बात अपने दिमाग के किसी कोने में संभाल कर रख लेते। स्कूल के दिनों में जब टीचर क्लास में ब्रिटिश राज की हिस्ट्री पढ़ाते थे, भगत चुप रहते थे, पर उनके मन में एक सवाल घूमता रहता था, हम अपनी ही ज़मीन पर हुक्म क्यों नहीं चला सकते। यह सवाल किसी किताब में नहीं मिलता। यह सवाल सिर्फ तब पैदा होता है जब इंसान सच में सोचना शुरू करता है। भगत धीरे धीरे समझ रहे थे कि गुलामी से बंदूक से नहीं आती, गुलामी सोच से आती है, और जब तक सोच आज़ाद नहीं होती तब तक देश भी आज़ाद नहीं होता। यहीं से भगत सिंह का सफ़र एक आम बच्चे से अलग हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, बैसाखी का दिन। हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे, कोई अपनी बात रखने, कोई सिर्फ सुनने, और कई लोग इसलिए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह एक शांत सभा है। पर ब्रिटिश सरकार के लिए शांत लोग सबसे बड़ा खतरा होते हैं। जनरल डायर बिना चेतावनी के आता है और बिना सोचा समझे गोलियां चलवा देता है। बंदूक तब तक चलती रहती है जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। लोग भागते हैं, गिर जाते हैं, दीवारों से टकरा जाते हैं। कुछ माएँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेती हैं। कुछ लोग कुएं में कूद जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। भगत सिंह उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, पर जब अगले दिन वो जलियांवाला बाग पहुंचे तो मैदान खामोश था। खून सूख चुका था, पर दर्द जिंदा था। भगत धीरे से झुकते हैं, जमीन से मिट्टी उठाते हैं और उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। वो मिट्टी सिर्फ याद नहीं थी, वो एक कसम थी। उस दिन भगत सिंह ने यह समझ लिया, यह देश भीख से नहीं बलिदान से आज़ाद होगा। और यहीं से भगत सिंह के अंदर एक ऐसी आग जलती है जो उनकी मौत के बाद भी कभी बुझने वाली नहीं थी। जलियांवाला बाग के बाद भगत सिंह बदल गए थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर उनकी खामोशी में सवालों का शोर होता था। उन्होंने मिट्टी संभाल रखी थी, पर उस मिट्टी के साथ एक जिम्मेदारी भी संभाल ली थी।
भगत समझ गए थे कि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता, सिर्फ नफरत से आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी के लिए सोच चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है और सबसे ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए होती है। यहीं से भगत सिंह का सफ़र सिर्फ क्रांतिकारी होने का नहीं, समझने का सफ़र बन जाता है। भगत सिंह पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं, राजनीति, समाज और दुनिया की बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस की कहानियाँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, मार्क्स, बकुनिन। उन्होंने जाना कि हर जगह जहाँ जुल्म होता है वहाँ पहले सोच बदल दी जाती है, फिर सिस्टम गिरता है। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब बॉम्ब नहीं था, क्रांति का मतलब था इंसान के दिमाग को गुलामी से आज़ाद करना। इसीलिए उन्होंने लिखा, रेवोल्यूशन इज नॉट द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल, रेवोल्यूशन इज अ चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द मासेस। यह बात ब्रिटिश हुकूमत के लिए बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक थी। भगत सिंह ने एक दिन खुद से एक कठिन सवाल पूछा, अगर भगवान सब कुछ ठीक कर सकता है तो फिर इतना जुल्म क्यों? यह सवाल आसान नहीं होता, यह सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। भगत सिंह नास्तिक बने, भगवान से नफरत की वजह से नहीं। वो नास्तिक बने क्योंकि वो जिम्मेदारी भगवान पर नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका मानना था, अगर देश को बदलना है तो इंसान को खुद आगे आना पड़ेगा। यह सोच बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, पर भगत सिंह ने कभी अपनी सोच को लोगों के डर के लिए कमजोर नहीं किया। उन्नीस सौ 22 चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया। हजारों नौजवान जिनका खून गर्म था अचानक खाली हो गए। भगत सिंह को यह फैसला समझ नहीं आया। उन्होंने देखा कि जब आंदोलन आधे रास्ते रुक जाते हैं तो जुल्म और ज़्यादा बढ़ता है। यहीं से उन्होंने एक बात समझी, सिर्फ शांत रहना काफ़ी नहीं, कभी कभी जुल्म को सीधी भाषा में जवाब देना पड़ता है। और इसी सोच के साथ भगत सिंह ने क्रांतिकारी रास्ता चुना। भगत सिंह की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से होती है। ये लोग सिर्फ गुस्से वाले जवान नहीं थे, ये लोग प्लानर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे और अपनी जान देने के लिए तैयार थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जहां भारत सिर्फ आज़ाद नहीं, बराबरी वाला हो। भगत सिंह ने यहाँ सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सीखा, उन्होंने यहाँ डिसिप्लिन, सेक्रेसी और सेक्रीफाइस का मतलब सीखा। भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। अब वो सिर्फ ब्रिटिश को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जब भारत आज़ाद हो तो वो सिर्फ फ्लैग चेंज ना करे, सिस्टम भी बदले। उन्होंने समझ लिया था कि अगर सोच नहीं बदली तो अंग्रेज जाने के बाद कोई और अंग्रेज आ जाएगा। इसलिए भगत सिंह का हर कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए था। और अब यह सफ़र एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा था जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। 1927-1928 का भारत सिर्फ गुस्सा महसूस नहीं कर रहा था, भारत घुट रहा था। हर शहर, हर कॉलेज, हर चौराहा
एक ही सवाल पूछ रहा था, हम और कितनी देर चुप रहेंगे। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था सब कुछ कंट्रोल में है, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि नौजवानों के दिलों में एक नया तूफान तैयार हो रहा है। और उस तूफान के बीच भगत सिंह खड़े थे, शांत, फोकस्ड और बहुत ज्यादा क्लियर। 1928 साइमन कमीशन भारत आई। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। पूरा देश सड़कों पर आ गया। नोबडी वेलकम साइमन। लाहौर में इस प्रोटेस्ट के नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और यह कोई नॉर्मल लाठीचार्ज नहीं था। लाठियां सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर पड़ी, वो पूरी कौम के गौरव पर पड़ी। कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट बोली हार्ट अटैक, पर भगत सिंह जानते थे ये सच नहीं था, ये खून था, और हर खून का हिसाब होता है। लाला लाजपत राय की चिता सिर्फ एक शरीर को जला रही थी, वो एक फैसले को जन्म दे रही थी। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद साथ बैठे। बहुत कम शब्द बोले गए, क्योंकि कुछ फैसले बोलकर नहीं, समझ कर लिए जाते हैं। टारगेट क्लियर था, जेम्स पी सॉन्ड्रस, वही ऑफिसर जिसके ऑर्डर पर लाठी चार्ज हुआ था। प्लान बना, टाइम फिक्स हुआ, और ये भी तय हुआ कि ये बदला गुस्से का नहीं होगा, ये बदला मैसेज का होगा। 17 दिसंबर 1928 लाहौर। ऑफिस से बाहर निकलता है जेम्स पी सॉन्डर्स। राजगुरु ट्रिगर दबाता है, एक गोली, सॉन्डर्स गिर जाता है। भगत सिंह तुरंत आगे बढ़ते हैं और 3 और गोलियां चलाते हैं। ये गुस्सा नहीं था, ये पैनिक नहीं था, ये एक ठंडा, सोचा समझा हुआ एक्ट था। फिर वो लोग भाग जाते हैं जैसे हवा। ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार महसूस होता है ये लड़ाई अब सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं रही। सॉन्डर्स के बाद भगत सिंह के पास छुप जाने का मौका था। आजाद चाहते थे भगत अंडरग्राउंड चले जाएं, पर भगत सिंह का प्लान और गहरा था। वो सिर्फ बदला नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पूरे देश को जगाना। उन्होंने कहा, एक ऐसी आवाज चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचे, और यहीं से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का आइडिया आता है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ऊपर से देख रहे हैं। बॉम्ब फेंके जाते हैं। बॉम्ब कम ताकत के होते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ आवाज के लिए। धुआं बढ़ जाता है, लोग घबरा जाते हैं, और फिर पत्थरे गिरते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह भाग सकते थे, पर वो नहीं भागे, क्योंकि ये अटैक नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट था। पुलिस आती है। भगत सिंह शांत खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं होता, उनके चेहरे पर क्लैरिटी होती है। वो जानते थे अगर वो जिंदा पकड़े गए तो उनकी बात और दूर तक जाएगी। उन्होंने कोर्ट को अपना स्टेज बना लिया।
उन्होंने जेल को अपना क्लासरूम बना लिया और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मैसेज बना दिया। पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। जेल का दरवाजा बंद होता है। लोहे की सलाखों की आवाज गूंजती है। अक्सर यहाँ पर लोग टूट जाते हैं, पर भगत सिंह यहाँ पर और मजबूत हो जाते हैं। उनके लिए जेल अंधेरा नहीं था। जेल एक जगह थी जहाँ वो बिना शोर के सोच सकते थे। वो लिखते रहे, पढ़ते रहे और अपनी सोच को और ज़्यादा तेज करते रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा इस लड़के को तोड़ दो, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि जो इंसान अपनी सोच से जीता है उसे दीवार तोड़ नहीं सकती। जेल में भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। गंदी रोटी, कीड़े भरा खाना और अंग्रेज कैदियों के लिए अलग सुविधा। भगत सिंह ने कहा यह सिर्फ अपना अपमान नहीं, यह एक सिस्टम है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी भूख हड़ताल जो सिर्फ पेट के लिए नहीं, सम्मान के लिए थी। दिन गुजरते गए, शरीर कमज़ोर होता गया, आंखें धंसने लगी, पर उनका इरादा और मजबूत होता गया। 116 दिन सिर्फ पानी पर जीते हुए भगत सिंह ने दिखा दिया कि शरीर को झुकाया जा सकता है, पर सोच को नहीं। पूरा देश जाग गया। सड़कों पर नारा लगा, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। कोर्टरूम में भगत सिंह खड़े होते हैं। जज पूछता है, डू यू प्लेड गिल्टी? भगत सिंह चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, रेवोल्यूशन इज नॉट द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल, रेवोल्यूशन इज अ चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द मासेस। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक बयान था। भगत सिंह कोर्ट में अपना बचाव नहीं कर रहे थे, वो अपनी सोच पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे। ब्रिटिश जज को यह बात समझ आ गई, अगर इस लड़के को जिंदा छोड़ दिया तो यह हजारों और भगत सिंह पैदा कर देगा। फैसला सुनाया जाता है, फांसी। 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 जिंदगियां। जब ये खबर भगत सिंह तक पहुंचती है तब वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनकी मौत उनकी बात को और ज्यादा ताकत देगी। उन्होंने कहा, इंसान मर सकता है, विचार नहीं। 23 मार्च 1931 शाम का वक्त। 3 जवान फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हैं। कोई चीख नहीं, कोई फरियाद नहीं। भगत सिंह के हाथ में कोई तस्बीह नहीं, उनके हाथ में है सोच। फंदा कस जाता है, 3 शरीर गिर जाते हैं। पर उस रात भारत में नहीं, 3 नहीं, हजारों भगत सिंह पैदा हो जाते हैं। ब्रिटिश ने सोचा यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर कहानी तब शुरू हुई। भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं बने, वो एक ज़मीर बन गए। हर बार जब कोई सवाल पूछता है, हर बार जब कोई गलत के खिलाफ खड़ा होता है, हर बार जब कोई बिना डर के बोलता है, भगत सिंह वहां होता है। भगत सिंह का इनकलाब सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, वो अंधविश्वास के खिलाफ था, गरीबी के खिलाफ था,
डर के खिलाफ था। वो हमसे पूछते हैं, तुम आज़ाद हो, पर क्या तुम सोच में भी आज़ाद हो? यह सवाल आज भी जिंदा है। अगर भगत सिंह की यह कहानी आपको अंदर कुछ जगा गई हो तो इसे सिर्फ याद मत करिए, इस पर सोचिए, इस पर बात कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। यह था शहीदनामा। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम ज़मीर जगाते हैं। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और बलिदान। जय हिंद, जय भारत।